नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं और सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे और आज के दो बड़े आर्टिकल का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कहना चाहिए जो हमारी प्रकृति है उसको कैसे करके हम रिस्टोर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कानून अपनाया गया है जिसमें बोला जाता है कि आने वाले समय में हम इतने प्रतिशत पेड़ लगाएंगे, इतने प्रतिशत जो हमारी भूमि डिग्रेडेड हो चुकी है उसको रिस्टोर करेंगे, नदियों को कैसे करके हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रयास होने वाले हैं आने वाले समय में। ये चीज़ हमको न केवल एक कंट्री के लेवल पर, इसके अलावा पूरे कॉन्टिनेंट लेवल पर, अब ये चीज़ यदि पूरे यूरोप में लागू हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के कंट्री और हमारे देश, हमारे अदर कॉन्टिनेंट महाद्वीप के कंट्री में कितना फर्क आने वाला है। तो इन सब मामले में भारत को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी इसी प्रकार के कानून को एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो यदि हम यूरोपियन यूनियन का ये कानून देखते हैं, ठीक है, रेस्टोरेशन लॉ, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन लॉ वाला, तो इसमें भी हमें कुछ कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। वो सुधार क्या क्या हो सकते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा इंडिया को होने वाला है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, ये जो आर्टिकल है नेचर रेस्टोरेशन लॉ से रिलेटेड है। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है हमारे देश का शासन कैसे करके चल रहा है। हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? हमारे देश में सबसे ऊपर है संविधान। संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की यहाँ पर चर्चा होगी। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, क्योंकि इस दिन को भारत का संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को। अभी तक पूरी हिस्ट्री निकाल करके देखें, यदि हम पिछले 70 सालों की, 75 सालों की हिस्ट्री यदि उठा करके देखते हैं तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, वो कितना सफल हो पाया है। हमारे यहाँ पर देखते हैं कि भाई कभी मिलिट्री शासन नहीं चला, कभी मिलिट्री शासन नहीं लागू हो पाया। यहाँ पर हमेशा चुनी हुई जनता की सरकार की ही चली है। कानून की व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया है, उसकी अलग क्षेत्र है, उसकी अलग पावर है। इसके अलावा हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे देश में हम व्यवस्था देखे हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, लोकल लेवल पर कैसे करके मजबूती से हम प्रशासन को चला सकते हैं, शासन को चला सकते हैं। ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिली हैं। तो इस आर्टिकल में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि नेचर रेस्टोरेशन लॉ इन इंडिया से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए नेचर रेस्टोरेशन जो कानून है, लॉ हैं, ये न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक कानून लाया गया है जिसके माध्यम से वो नेचर को फिर से रिस्टोर करने की बात करते हैं। इसका मतलब ये है प्रकृति के अलग अलग रूप में जो हमको गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो जल है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, इसकी क्वालिटी में हमको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कैसे करके इसको फिर से हम पुरानी स्थिति में वापस ला सकते हैं, इसके ऊपर ये कानून बात करता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो नेचर रेस्टोरेशन के कानून लाए गए हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, रिसेंटली उसने इनेक्टेड किया है इन कानूनों को, तो ये फॉलोइंग करने लायक है। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया कानून अनुसरण योग्य है, आदर्श है। तो इस चीज़ को इंडिया को अपनाने की ज़रूरत है, इसके बारे में आर्टिकल बोला जाता है। सबसे पहले तो हमको नेचर रेस्टोरेशन लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नेचर रेस्टोरेशन लॉ में आखिर कौन कौन सी बातें हैं। ये कुल मिलाकर के यूरोपीय यूनियन की तरफ से कुछ रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके माध्यम से नेचर को रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके इन्वायरमेंट को,
एंड इस कानून को अडॉप्ट किया गया था जून 2024 में और ये अगस्त में काम करना चालू कर दिया है। अभी तक देखा जाए पूरे कॉन्टिनेंट में ये अपने आप में पहले किस्म का कानून था। ऐसा कानून अभी तक हम कहीं नहीं देखे हैं। इसमें अलग अलग गोल रखे गए हैं, जैसे कि 2030 तक कम से भी कम 20% यूरोपीय यूनियन के लैंड एंड सी एरिया में रेस्टोरेशन के उपाय लाए जाएंगे। बाई 2050 ऑल इकोसिस्टम दैट नीड रेस्टोरेशन विल मेजर्स इन प्लेस। साथ ही साथ 2050 तक पूरे इकोसिस्टम के ऊपर हम रेस्टोरेशन के ऊपर हम काम करेंगे। इसके बाद अगला जो फोकस किया जाएगा वो नदियों के ऊपर रहेगा। एटलीस्ट 25,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है कि इसको हम फ्री फ्लोइंग बनाएंगे 2030 तक। प्लांटेशन का भी टारगेट रखा गया है कि 3 बिलियन एडिशनल ट्री प्लांटेशन किया जाएगा 2030 तक। इसके अलावा अर्बन ग्रीन स्पेस क्रिएट करने की बात करी जा रही है। इसका मतलब ये है कि शहर में हम देखते हैं खाली सीमेंटेड बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती हैं। वहाँ पर हमको ना कहीं गार्डन दिखाई देंगे, ना ही कहीं पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो इसमें कल्पना करी जाती है कि शहरों में हम कैसे करके ग्रीन स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूवमेंट करने की बात करी जा रही है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आगे जो बातचीत करी जाती है वो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। किस प्रकार से फोकस किया जाएगा? इसमें बोला जा रहा है कि हमारी जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे आसपास में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनका शिकार ना हो, कैसे करके उनकी प्रजाति को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कानून है बायोडाइवर्सिटी लेकर के आएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फॉरेस्ट के सेक्टर में, एंड रिवर्स किया जाएगा डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर पॉपुलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिनेटर जो होते हैं ना, जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, छोटे मोटे कीड़े हो गए हैं जो कि पॉलिनेटर का काम करते हैं ना, तो ये भी एयर पॉल्यूशन के चलते चलते पॉलिनेशन का काम इनका प्रभावित होता है। हवा प्रदूषित हो जाती है ना, तो ये जो तितलियां हैं, भौरे हैं या छोटे छोटे जो कीट हैं वो फूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, कुछ नियम कानून आने वाले हैं ताकि मिटिगेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के असर को एंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो कानून प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो भी मेंबर स्टेट रहेंगे, आप प्रिपेयर करिए नेशनल रेस्टोरेशन प्लान 1 सितंबर 2026 तक। इस प्रकार की प्लानिंग यदि आप कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल मिल जाती है कि कैसे करके जो मेंबर स्टेट प्लानिंग कर रहा है अपने कानून के टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर बताई जाती है। शुरुआत करी जाती है कि कैसे करके देश का, दुनिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोसिस्टम है, वो बुरी तरह से डिग्रेडेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तेजी के साथ में जो भूमि की उर्वरा शक्ति है ना, वो घटते जा रही है और वो रेगिस्तान में तब्दील होते जा रही है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम देखते हैं। वहीं देखा जाए ऑलमोस्ट 30% इसका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आता है इंडिया में। तो कैसे करके रिस्टोर कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेचुरल रेस्टोरेशन लॉज की। शॉर्टकट में एनआरएल बोला जा रहा है, इसको बार बार एनआरएल का उल्लेख आगे आने वाला है। इसको लागू किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ये एक इंस्पायर करने वाली चीज़ हो सकती है हमारे देश में। इसको यूरोपीय यूनियन की एनवायरमेंटल काउंसिल की तरफ से 17 जून 2024 को अडॉप्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है कैसे करके हम यूरोप के इकोसिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो वोट दिया गया था, मेजॉरिटी ऑफ जो ईयू मेंबर स्टेट हैं, लगभग 66.07% ऑफ द ईयू पॉपुलेशन इसमें शामिल है जिसने इसका समर्थन करी थी। इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सी बातें बताई गई हैं ये हम ऊपर में देख चुके हैं। ठीक है, एनआरएल जो है यूरोपीय यूनियन की बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी फॉर 2030 का से देखा जाए ना, जो एनआरएल है वो एक हिस्सा ही है, कहना चाहिए। किसका एक हिस्सा है? यूरोपीय यूनियन की बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी फॉर 2030 का, यूरोपियन ग्रीन डील का एक हिस्सा है। एंड इनके माध्यम से जो अलार्मिंग ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, एज ओवर 80% ऑफ यूरोप्स हैबिटाट आर इन पुअर कंडीशन, क्योंकि जो प्राकृतिक आवास है यूरोप का 80% एकदम ख़राब हो चुका है, पुअर कंडीशन में चल रहा है।
इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि इकोसिस्टम के अलग अलग हिस्से के ऊपर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो अर्बन स्पेस हो। इसमें स्पेसिफिक मेजर्स अपनाए जाने वाले हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि हम रिस्टोर करेंगे 25,000 किलोमीटर रिवर को, कि ये फ्री तरीके से फ्लो हो सकें। यदि नदियों में कूड़ा कचरा डालते हैं या फिर गाद ज़्यादा जमा हो जाती है तो नदियों में बाढ़ आने लग जाती है। इससे आजू बाजू का जो एरिया है ना वो बाढ़ में डूबने लग जाता है। इसके अलावा 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज़ का प्लांटेशन किया जाना है सन 2030 तक। ये इसके कुछ टारगेट रखे गए हैं बड़े बड़े। भारत की यदि हम चर्चा करें तो भारत खुद ऐसा नहीं है कि भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। भारत की कंडीशन खुद बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इंडिया भी अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकारी डेटा यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का एटलस तैयार किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 29% जो ज़मीन है भारत की, टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 29% लैंड डिग्रेडेशन की कंडीशन में चल रहा है। ये डेटा प्रस्तुत किया गया 2018-19 का। हमको तेज़ी के साथ में लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला है। पहले कितना था ये 2003 से 5 के बीच में देखें तो 94 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर के अभी कितना हो गया 97.85 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कंडीशन हम लोगों की ख़राब चल रही है। वहीं यदि हम डेजर्टिफिकेशन की बात कर लें तो 2018-19 में 83.69 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कहना चाहिए डेजर्टिफिकेशन से प्रभावित थी। इसरो की तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है वो बताती है लैंड डिग्रेडेशन इज़ प्रिविलेंट इन की स्टेट। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमको ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल, जैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंडिया के डेजर्टिफाइड लैंड एरिया का 23% हिस्सा यहीं पर मौजूद है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे करके हम सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या जैसे कि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। ग्रीन इंडिया मिशन चला रही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट वाटर सेट प्रोग्राम माना जाता है पूरी दुनिया का। इसके अलावा नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। इसके बाद देखा जाए तो जो अगली जो चर्चा करी जाती है, ये चर्चा है किस प्रकार का कानून इंडिया में लाने की ज़रूरत है, जो कि यूरोपीय यूनियन के मॉडल पर आधारित होने वाला है। पहले नंबर की बात तो ये है कि इंडिया को अपना टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा। इंडिया को भी उद्देश्य रखना चाहिए कि भाई 20% जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिस्टोर करें 2030 तक। इसके अलावा हम उद्देश्य रख सकते हैं हमारा जितना भी जो इकोसिस्टम है उसको हम 100% रिस्टोर करेंगे 2050 तक, जैसे कि फॉरेस्ट, वेटलैंड, रिवर, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन ग्रीन स्पेस, सब इसमें हमको शामिल करने की ज़रूरत है। सेकेंड नंबर का जो काम किया जाना चाहिए वो वेटलैंड के रेस्टोरेशन से रिलेटेड है। तो हमारे जो वेटलैंड है, जो दलदल वाली भूमि है, ठीक है, नम क्षेत्र है, नम भूमि है, उसको भी हमें रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जैसे कि समुद्र के किनारे जो सुंदरबन वाला एरिया है, चिल्का झील, ये डाइवर्सिटी को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, कार्बन को काफ़ी सोखने का काम करती हैं। तो इनको कैसे करके हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हमें कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से ये रहे कि भाई 30% ऑफ जो डिग्रेडेड वेटलैंड है 2030 तक हम उनको सही कर देंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी बायोडाइवर्सिटी लेकर के आने की हमको ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है इंडिया के लैंडस्केप में, इसके लिए हम एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि भाई खेती के साथ ही साथ हमको पेड़ पौधे भी, जैसे कि 2 लाइन पौधों की हम लगा रहे हैं लंबी लंबी, तो बीच में हम गेहूं लगा दें वहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपना सकते हैं, जिससे हमारे जो फार्मलैंड हैं उनको हम क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे कि बटरफ्लाई या फिर बर्ड इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है यूरोपीय यूनियन की, इससे हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो काम हमको किया जाना चाहिए वो है कि भाई हमारी जो नदियां हैं, जो कि भारत की लाइफलाइन या फिर जीवन रेखा कहलाती हैं, तो कैसे करके नदियों को हम रिस्टोर करके चल सकते हैं। इंडिया को फोकस करना चाहिए कि हमारी जो नदियों का फ्लो है वो फ्री हो सके।
बिगिनिंग विथ मेजर रिवर्स सच एस गंगा एंड यमुना, एड्रेसिंग पॉल्यूशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो बड़ी बड़ी जो गंगा है उनके ऊपर इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, गंगा एवं यमुना के ऊपर। कूड़ा कचरा जो जमा है, फैन जो जमा है, उसको हटाइए। फ्री फ्लो को कहना चाहिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया को जो फोकस करना है वो अर्बन ग्रीन स्पेस के ऊपर है। अब ये पिक्चर आप देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही, लेकिन इंडिया के जो सिटी हैं, इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें इस प्रकार की तस्वीर हमको नहीं दिखाई देती है। जैसे कि बंगलुरु है, दिल्ली है, यहाँ पर हमको कुछ कुछ कहना चाहिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि हम पेड़ पौधे लगा सकें। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट की यदि हम बात करें, इस प्रकार से यदि हम रेस्टोरेशन का काम करते हैं तो 10 ट्रिलियन एनुअली की बचत हम कर सकते हैं 2030 तक। इतना इकोनॉमिक रिटर्न इंडिया को मिलने वाला है। इसके अलावा यदि भारत डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर देता है तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि आएगी, साथ ही साथ में वाटर सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो कानून है इंडिया की काफ़ी मदद करने वाला है कि भारत एसडीजी के गोल को प्राप्त कर सके। एसडीजी गोल 15 नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, जो कहता है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए फॉरेस्ट का, एंड इसी से हम डिजर्टिफिकेशन से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को के असर को भी हम कम कर सकते हैं यदि हम रिस्टोर कर देते हैं हमारे इकोसिस्टम को। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते भी लैंड डिग्रेडेशन हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डिग्रेडेड लैंड होते हैं ये लॉस कर देते हैं इसकी कैपेसिटी को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते नहीं हैं। इसके अलावा ये आगे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। यदि हम रिस्टोर कर देते हैं इसके इकोसिस्टम को तो इंडिया इन्हेंस कर सकता है अपने कार्बन सिंक को, एंड हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किए हैं वो भी फुलफिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से रिलेटेड है। हमारे देश में संविधान का शासन चलता है। आने वाले समय में 26 नवंबर को हम 75 साल कहना चाहिए वर्षगांठ मनाएंगे या फिर 75 ईयर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये सेलिब्रेशन आखिर हम क्यों कर रहे हैं उसका भी कुछ रीज़न होना चाहिए, तभी तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में समझने की ज़रूरत है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर गवर्नेंस होता क्या है। एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है रिटन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, नथिंग कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट। कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। भारत में सबसे ऊपर संविधान से, संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है, और इसी के माध्यम से हमारे देश का शासन चल रहा है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बोलते हैं। 26 नवंबर की हम चर्चा कर रहे हैं जब हम 75वें नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अडॉप्ट किए थे 26 नवंबर को। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का क्या महत्व हो सकता है, इसके माध्यम से हमारे कानून चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, ठीक है, दैट गवर्न एस्टेब्लिशमेंट एंड द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनका एवोल्यूशन माना जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, उस सब की जननी क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसमें बहुत सारे लोगों की, पूरे देश भर के लोगों की सहमति है। अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग फैथ के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ के लोग हैं, तो उन सब का इसमें सहमति है इस संविधान में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। हमारे देश में देखा जाए इंस्टीट्यूशंस के प्रति रिस्पेक्ट हमको देखने को मिला है। पावर ट्रांजिशन काफ़ी बेहतर रहा है। जैसे कि कुछ समय तक कांग्रेस ने राज करी, तो ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर राज करते रह जाएंगे, बीजेपी का शासन आया। इसके अलावा स्टेट लेवल पर हम देखते हैं कि छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उभर करके सामने आती हैं। भले ही केंद्र में बीजेपी हो, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां की जो लोकल पार्टी है वो दबदबा बनाती है या फिर लोग उसको पसंद करते हैं। सबसे पहले तो हमको कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर हम 5 वैल्यू की बात कर रहे हैं। पहले नंबर की बात ये है, हमारे देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं उनका हम आदर्श करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में हमको स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम थ्रू कोर्ट, हमारे जो अधिकार हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनको कोर्ट
क्या काम करता है, समर्थन करता है या फिर उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए आगे आता है। इस मामले में कोर्ट काफ़ी आगे आया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है फेडरलिज्म की, संघवाद जिसको बोला जाता है, जहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलाकर के हमारे देश में शासन चला रही है। राज्य के पास अलग पावर है, केंद्र के पास अलग पावर है। इसके अलावा हमारे देश में जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ये डेमोक्रेसी में फेथ को बढ़ाने का काम करती है। इसके एक एक पॉइंट की यदि हम बात करें, जैसे कि पहले नंबर की बात यह है, पहला जो चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था, ठीक है। तब से हम देखते हैं कि कॉन्सिस्टेंटली विटनेस हम किए हैं कि लगभग 60% ऑफ जो इंडियन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, इंक्लूडिंग 2024 जनरल इलेक्शन, जहां पर 65.79% वोट टर्नआउट हमको देखने को मिला था। इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। सेकेंड नंबर की बात यह है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजिशन बेहतर तरीके से हो रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं या फिर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है, मिलिट्री का शासन हो गया है इंडिया में। इस प्रकार से हम नहीं देखे हैं बिल्कुल भी। इसके अलावा हमारे जो राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनको कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फ्रीडम थ्रू कोर्ट्स, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में के विरोध में आप कुछ लिख सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे किसी के साथ में बातचीत करना हो, तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल जो बीजेपी का शासन चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ ने आप में कुछ भी बोल दिए हैं तो आपको जेल की सज़ा हो जाएगी। ऐसा हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट इस मामले में आगे आता है और हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसके बाद चौथे नंबर की बात हम करते हैं, जो कि संघवाद से रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का एक पहलू माना जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि कौन से राज्य में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसी जगह में राज्य की लोकल पार्टियां उभर करके सामने आती हैं और वहाँ पर शासन चला रही हैं। केंद्र में किसी का भी शासन हो, लेकिन राज्य में वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं ना, उनका दबदबा रहता है, उसका रीजन यही रहता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ पर उठाया जाता है वो है रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, जो कि डेमोक्रेसी में फेथ पैदा कर रही है। मीडिया का रोल ऐसा है कि वो आपको हमेशा सरकार की ही तरफ से सरकार की ही चीज़ें नहीं दिखाती है। कुछ मीडिया वाले ऐसे भी होते हैं जो कि सरकार से क्वेश्चन खड़े करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है मीडिया और सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी भी हमारे देश में डेमोक्रेसी में फेथ पैदा कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के बीच में फेथ पैदा करने का काम कर रही है। इसके अलावा हालांकि देखा जाए, हमको अभी भी ज़रूरत है ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया की, आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द मीडिया कल्चर। मीडिया कल्चर में भी हमको ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ उनको आज़ादी भी देने की ज़रूरत है, छूट भी देने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी ये जो मीडिया वाले रहते हैं ना, ये फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर देते हैं, तो उस चीज़ से भी, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हमको लाने की ज़रूरत है। अब 75 साल हम सेलिब्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का, आखिर क्या रीज़न है, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो देखिए, कोई एक राइटर हैं, इंडियन आर्मी के जनरल क्लॉड ऑचिनक्लैक ने एक बात बोला था कि आने वाले समय में जो सिख समुदाय है वो सेपरेट रिजीम लेकर के आएगा या फिर उसकी डिमांड करेगा इंडिया में। अब वो लोग जनरल डिसेंट्रलाइजेशन की ही एक प्रकार से बात कर रहे थे, एंड ब्रेकअप टू आइडिया दैट इंडिया इज ए कंट्री वेयर इज इट इज ए सब कॉन्टिनेंट एज वेराइड एज यूरोप। ये लोग यदि डिमांड कर रहे हैं तो ये डिमांड जो है जनरल डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड की कैटेगरी में इस राइटर के द्वारा रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो भारत और मालदीव की रिलेशनशिप को बताती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, भारत और मालदीव के जो रिलेशन है ना, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन को यदि हम बेहतर बनाते हैं तो हमारे जो राजनीतिक संबंध है ना, उनमें भी हम बेहतरी ला सकते हैं।
अभी हाल फिलहाल में देखा जाए मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू ने कुछ नेसेसरी स्टेप उठाए हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपने देश में ला लिया है। मिस्टर मीरजी ने संडे के दिन सेटअप किया है एक कंसोर्टियम को ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके यूपीआई को उनके देश में, एंड अपॉइंट किया है ट्रेडनेट मालदीव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, ये इसके लिए एक लीडिंग एजेंसी के तौर पर काम करेगी। तो ये भारत और कहना चाहिए मालदीव के रिलेशन को बताने वाली एक खबर है। इसके बाद अगली जो खबर हमें यहाँ पर देखने वाली है दोस्तों, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड है। भारत और चीन के रिलेशन की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कुछ टाइम पहले जब कोरोना चल रहा था तो उस समय में जो सीमा है भारत और चीन की, वहाँ पर दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में हमको झड़प देखने को मिली थी, जिसमें दोनों तरफ के जो कहना चाहिए सैनिक हैं घायल होने और मारे जाने की खबर हम देखे थे। तब से देखा जाए भारत और चीन के जो संबंध हैं वो लगातार ख़राब होते चले गए थे। कई राउंड की बातचीत हो चुकी हैं, यह हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया है। चीन का तो काम ही है कि वो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर बोलेगा कि 1 कदम आप भी पीछे हटो, 1 कदम हम भी पीछे हटेंगे। तो अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जून जुलाई के बारे में बताया जा रहा है कि जून जुलाई 2024 में क्या क्या हुआ था। तो जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने मीटिंग करी थी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ में अल्माइटी वियंतानी में। जुलाई अगस्त के महीने में हम देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डिप्लोमेट हमको देखने को मिला था, जहाँ पर मिलिट्री ने मीटिंग रखी थी दिल्ली में एंड बीजिंग में। इसके बाद सितंबर के महीने में क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल की मीटिंग होती है वांग यी के साथ में सेंट पीटर्सबर्ग में। अक्टूबर के महीने में मिलिट्री कमांडर एंड डिप्लोमेटिंग की मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, LAC के कुछ पॉइंट में। तो जो कहना चाहिए मेजर हेडवे है या फिर मेजर जो चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अनाउंसमेंट किया है किसके ऊपर, कि अब ब्रेक तो हमको देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग ए प्रेस ब्रीफिंग ऑन PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू रसिया ऑन ट्यूसडे।